हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर, राजनीति विज्ञान गुरु। चलो करते हैं शुरू। तो शिक्षा अखाड़ा एक ही जनता के विरुद्ध में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फिफ्थ लेसन, यानी कि लेसन नंबर 5, समकालीन दक्षिण एशिया। तो समकालीन दक्षिण एशिया जो हमारा लेसन है, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो क्लास 12 के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका लेसन नंबर 5 के सारे डाउट्स इसके अंदर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि दक्षिण एशिया। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर दक्षिण एशिया जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें शामिल 7 देश: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के लिए दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर दक्षिण एशिया जो शब्द है, ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो 7 देश है, 7 देश को मिलाकर जो है दक्षिण एशिया बना है। इन्हीं 7 देशों के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसके अंदर अब हम बात करें कि अफगानिस्तान और म्यांमार भी इसके अंदर शामिल किया गया है और दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्ष का दौर चलता रहता है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको जो समझने वाली है वो ये है कि जो चीन है उसको दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता, यानी कि वो हालांकि दक्षिण एशिया में आता है परंतु उसको इसका देश नहीं माना जाता है, क्योंकि वो क्षेत्रफल की और जनसंख्या के हिसाब से काफी बड़ा है। तो इस वजह से इस देश को इसके अंदर नहीं जोड़ा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें आपसे बोला गया है कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति कैसी है। जो दक्षिण एशिया है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है। तो उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला को अगर देखते हैं हम, दक्षिण का हिंद महासागर देखते हैं, पश्चिम का अरब सागर देखें या पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी देखें, तो ये सारे जो इलाके हैं एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आते हैं। ठीक है, और ये भौगोलिक विशिष्टता यानी कि यही भौगोलिक जो अलग होने का जो अनुभव है इसका उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। अनूठेपन का मतलब यूनिकनेस। ठीक है, इस क्षेत्र की चर्चा में जब तक अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑलरेडी हम ऊपर बात कर चुके हैं, दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग सिर्फ मात्र 7 देशों के लिए किया गया है। अब इसके अंदर जो है अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दक्षिण एशिया की राजनीतिक और शासन व्यवस्था कैसी है। तो दक्षिण एशिया जो है उसके अंदर जो उसकी शासन प्रणाली है वो किस तरीके की है। तो दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, वहां पर अलग अलग शासन चलता है। कहीं पर जो है वहां पर डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है यानी कि लोकतंत्र है। तो कहीं पर जो है यहाँ पर राजतंत्र है और तो कहीं पर यहाँ पर जो है सैन्य तंत्र है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से शासन वहां पर चलता है। तो अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भी भारत और श्रीलंका इसमें ब्रिटेन से आजाद होने के बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रही है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण एशिया के उन 2 देशों के नाम लिखें जिसके अंदर लोकतंत्र सफल रहा, लोकतंत्र सफल रहा, तो जो 2 ऐसे देश है जो लोकतंत्र सफल रहा, तो पहला है आपका भारत और दूसरा है आपका श्रीलंका। भारत और श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में हमेशा से लोकतांत्रिक रहे हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। यानी कि जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, इसमें क्या हुआ, कभी यहाँ पर सैनिक शासन आता है, ठीक है, तो कभी यहाँ पर जो है लोकतंत्र आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि कौन से दक्षिण एशिया के 2 देश हैं जिनके अंदर कभी भी जो है सैन्य शासन नहीं आया या फिर लोकतंत्र सफल रहा। तो आप बताएंगे भारत और श्रीलंका। आगे चलते हैं। भूटान में राजतंत्र है और नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है, जहां पे राजा भी शासन करेगा प्लस वहां पे सरकार भी हो। ठीक है, तो संविधान के अनुसार जो कार्य होता है वो कौन सा होता है, संवैधानिक यानी कि सरकार से होता है, और राजतंत्र का मतलब राजा का शासन। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, संवैधानिक राजतंत्र। और बाद में वहां पर क्या गया, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का मतलब क्या था, लोकतंत्र का मतलब आपको पता है, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। आगे चलते हैं अब जरा। मालदीव को भी बताया गया कि सन 1968 तक ये सल्तनत था। सल्तनत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे जरा, यहाँ पर इसके लिए हम 2 वर्ड यूज कर सकते हैं। एक तो आपका विरासत और दूसरा वर्ड जो है वो कौन सा आपका, रजवाड़े। जहां पे राजा महाराजा शासन करते हैं उसी को विरासत, रजवाड़े और सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है, लोकतंत्र है।
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो जल्दी से देख लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव। अब दक्षिण एशिया जो देश है इसके अंदर जो लोकतंत्र है उसका क्या अनुभव रहा है, तो ये चीज हम यहाँ पर अब इसमें देख लेते हैं। दक्षिण एशिया के 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन का मतलब होता है जनता का सपोर्ट, ये हासिल है। इन देशों में हर वर्ग धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं ये लोग। अब इन देशों ने एक मिथक को तोड़ दिया। मिथक का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये एक क्या कहते हैं इसे हम बोल सकते हैं कोई इल्यूजन है, ठीक है, इल्यूजन है, एक भ्रम है। इन्होंने ये भ्रम तोड़ दिया कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में, सिर्फ जो भैया पैसे वाले देश हैं सिर्फ वहां पर ही फल फूल सकता है। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा दिया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि इन देशों ने क्या बता दिया कि ये जो इल्यूजन था, ये जो भ्रम था, ये तोड़ दिया कि लोकतंत्र केवल सिर्फ धनी देशों में ही संपन्न रह सकता है, ऐसा नहीं है। दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्या है। अब जितने भी देश जो दक्षिण एशिया के अंदर शामिल हैं, जितने भी देश जो दक्षिण एशिया के अंदर शामिल हैं, उनकी कौन कौन सी समस्या है। सबसे पहली समस्या है संघर्षों वाला क्षेत्र है, आपस में संघर्ष होते रहते हैं, सीमा विवाद रहते हैं, ठीक है। सीमा जो है यहाँ पर जैसे कि बॉर्डर को लेकर जो हमेशा यहाँ पर सीमा को लेकर जो विवाद होता रहता है, नदी जल विवाद रहता है, विद्रोह संघर्ष रहता है कि यहाँ पर कभी भी विद्रोह हो जाता है किसी भी देश का किसी भी देश के साथ में। जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारा भारत है, ठीक है, जो भारत है तो यहाँ आप देखिए श्रीलंका है आपका, ठीक है, ये आपका तिब्बत हो गया, इधर की साइड में चीन हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया। तो ये इस तरीके की पूरी सीमाएं जो है मतलब भारत के उससे जुड़ी हुई है, भारत के उससे जुड़ी हुई है। और जातीय संघर्ष किससे जुड़ा हुआ है, श्रीलंका से, ठीक है, ये आपका श्रीलंका से जुड़ा हुआ है क्योंकि श्रीलंका एक ऐसा देश था दक्षिण एशिया का जहां पर कभी लोकतंत्र को लेकर कोई समस्या नहीं कि यहाँ पर कोई लोकतंत्र या फिर सैन्य तंत्र आया हो, बल्कि यहाँ पर सिर्फ एक ही समस्या आई। वो कौन सी समस्या थी, वो थी आपकी जातीय संघर्ष, जातीय संघर्ष की एक समस्या थी। संवेदनशील इलाके हैं ये लोग, ये जितने भी इलाके हैं सारे संवेदनशील हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सारी सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है सभी देशों की, तो कोई किसी भी कभी भी अटैक कर देता है, तो ये संवेदनशील है, ठीक है। इसके आगे का हम देखते हैं दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति की। अगर हम बात करें दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति, तो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र दोनों, यानी कि क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है आपका, जैसे कि आपको पता है व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उस समय एक नहीं बल्कि दो राष्ट्रों का उदय हुआ था, पहला हमारा भारत और दूसरा हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना हो पाने के क्या कारण है। पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित ना हो पाने के क्या कारण है, तो उस कारणों को मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पे कभी सेना आई और कभी लोकतंत्र आया। तो यही कारण यहाँ पर बताया गया कि बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहता है। ऐसे ही बांग्लादेश में भी हुआ था। अब क्या हुआ कि 1971 के अंदर एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के अंदर पूर्वी पाकिस्तान टूट गया, और पूर्वी पाकिस्तान टूटने के बाद में क्या बन गया, एक नया देश बांग्लादेश बन गया, ठीक है, एक नया देश बांग्लादेश बन गया। तो सर्वप्रथम देश की बागडोर किसने संभाली, जनरल आयुब खान ने। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले कौन आया, जनरल आयुब खान आए, और उसके बाद में जनरल याहिया खान, जिस समय 1971 में युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस समय जनरल याहिया खान ने क्या करा, जब युद्ध हुआ तो उसी समय बांग्लादेश का उदय हुआ था। उसी के तत्पश्चात जनरल जियाउल हक, और 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा क्या करा, निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना कर दी। तो ये थी सारी स्थिति किसकी, पाकिस्तान की। कुछ समय के लिए क्या हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार जरूर रही, परंतु फिर क्या हुआ, सैन्य शासन दोबारा से आ गया, और 2013 में नवाज शरीफ ने क्या करा, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर दी। और 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में क्या करा गया कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनको दोषी ठहरा दिया गया, और इस वजह से उनको पद से हटाते हुए 10 साल की सजा का आदेश सुना दिया। और जुलाई 2018 में क्या हुआ, पाकिस्तान में दोबारा आम चुनाव हुए, और इमरान खान जो कि एक पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, इनके नेतृत्व में वहां पे लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो गया।
तो जैसा कि अभी हम लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण स्थायी ना रह पाने के क्या कारण थे। जो पाकिस्तान है वहां पर लोकतंत्र क्यों नहीं स्थापित हो पाया था, यानी कि लोकतंत्र जो है स्थापित ना हो पाने के क्या क्या कारण थे, जो हम ऊपर चर्चा करके आए हैं अभी। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि बार बार जो है ना सैनिक शासन आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे तख्ता पलट हो रहा था, और जिसके कारण पाकिस्तान में कभी तो लोकतंत्र आ रहा था और कभी राजतंत्र, तो ओ सॉरी सैन्य तंत्र, तो लोकतंत्र वहां पे स्थायी नहीं हो पाया। और पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के लिए कौन कौन सी कठिनाइयां थी वो देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण सरकार के स्थायी ना रह पाने के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। तो इसके कारण देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा था। सेना का मतलब क्या है कि वहां पर जो सैनिक शासन था वो कायम रहता था, और वहां पे कई बार क्या होता था, सरकार को गिरा दिया जाता था। सेना के जो लोग थे वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो। धर्मगुरु की बात करें कि पाकिस्तान के अंदर क्या था कि भारत के साथ हमेशा से तनातनी रही है, जिसका फायदा उठाकर यहाँ के जो सैनिक शासक और धर्मगुरु जो थे वो लोकतांत्रिक सरकार में खोट दिखाकर यहाँ की जनता को बताते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में है, तो इसलिए आप क्या करो, यहाँ पर लोकतंत्र मत लेकर आओ, और सत्ता पर ये अपना कब्जा कर लेते थे। पाकिस्तान में अधिकांश संगठनों द्वारा सैनिक शासन को जायज ठहराया जाता था, जो वहाँ के जितने भी जो संगठन थे वो लोग। और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला, और इस वजह से भी क्या हुआ कि वहां पर कभी भी जो है लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। और बाद में ये भी बोला गया कि अमेरिका ने, अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान के सैनिक शासन को बढ़ावा दे दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई पाकिस्तान जो है और जो अमेरिका है, अमेरिका तो उसके लिए एक मार्केट है जहां से उसे हथियार खरीदने हैं, और पाकिस्तान को वो मार्केट, वो जगह है जहां पर उसको बेचने हैं, मतलब पाकिस्तान उसके लिए वो जगह है। क्योंकि अगर भारत को और पाकिस्तान को जब लड़ाई होगी तो भाई इनको हथियार तो चाहिए होंगे ना, और इनको हथियार सप्लाई करने की जगह कौन सी है, अमेरिका। तो अमेरिका तो चाहेगा नहीं लोकतंत्र हो, तो इसलिए ये इसको पूरा सपोर्ट करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बांग्लादेश संकट, भारत और पाकिस्तान युद्ध की अगर हम बात करें तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यानी कि 1971 के अंदर ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान को ही जो है बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही अंग था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। यह बंगाल और असम के हिस्सों को काटकर बनाया गया था। पाकिस्तान यहाँ पर दबदबा बना रहा था और यहाँ पर जबरन उर्दू भाषा थोपकर यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाहता था। हुआ क्या कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत जो है ना, पाकिस्तान क्या कहता था कि भाई आप जो है उर्दू भाषा का यूज करें। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तानी जो लोग थे ये सारे बंगाली थे। इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने इसके लिए मना कर दिया। और फाइनली हुआ क्या कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो टूटकर क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। इसका विरोध यहाँ की जनता ने तो किया। पश्चिमी पाक के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान नाम का एक व्यक्ति था, इसने क्या करा, अपनी एक पार्टी बनाई। अब इसने जनसंघर्ष को छेड़ दिया। शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, इसको 1970 में सभी सीटों पर विजय मिली, क्योंकि जनता सपोर्ट में थी। तो क्या हुआ भाई, ये जीत गया। अब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, और याहिया खान के दौर में पाक सेना ने क्या करा, बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। और फाइनली क्या हुआ, इसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आ गए। आपको याद होगा कि 1971 के अंदर, आपने अगर 12th क्लास का जो लेसन पढ़ा होगा आपने, साहिब आलम वाला, लॉस्ट स्प्रिंग वाला, उसमें आपने देखा होगा कि जो ये सीमापुरी की जो झुग्गियां हैं, सीमापुरी है ना, सीमापुरी की झुग्गियों के अंदर जितने भी जो पाकिस्तानी थे, ये जो पाकिस्तानी वो जो बंगाली थे, ये लोग आए थे, ठीक है ना, 1971 के अंदर ये वही सारे लोग थे। अब हुआ क्या, इस समस्या को देखकर भारत ने पूर्वी पाक को समर्थन दिया, और भारत पाक 1971 का युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बाद में एक नया देश बांग्लादेश निकलकर सामने आया, और स्वतंत्र देश बनकर एक अलग सा एक देश बनकर इसमें तैयार हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर किसकी, नेपाल में लोकतंत्र। अब नेपाल जो है वो क्या था, नेपाल भाई अब देखते हैं हम, नेपाल जो था, नेपाल भी एक पहले का हिंदू राज्य से था, ठीक है। इसमें हम बात करें किस तरीके से नेपाल की, कि नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में जद्दोजहद, यानी कि जोर जबरदस्ती चलती रही, और अब वहां पर की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावी हो गए। हुआ क्या कि जो लोकतंत्र का सपोर्ट करते थे, और जो कि राजा का सपोर्ट करते थे, और जो माओवादी थे ये अलग, तो एक त्रिकोणीय युद्ध हो गया था, ठीक है ना, त्रिकोणीय युद्ध हो गया।
अब नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादी, इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। इन्होंने एक सप्तदलीय पार्टी बनाई थी, सप्तदलीय पार्टी। और परिणाम क्या हुआ, नेपाल के वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड़ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 में क्या हुआ, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। और अब नेपाल में क्या है, लोकतंत्र है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो नेपाल है, नेपाल के 2015 के अंदर तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे, ओली। अब कौन हो गए, शेर बहादुर। ठीक है, शेर बहादुर जो है वहां के प्रधानमंत्री हैं और अब नेपाल के अंदर लोकतंत्र स्थापित है। उसके बाद में अगर हम बात करें दक्षिण एशिया का एक और महत्वपूर्ण देश जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि श्रीलंका एक ऐसा देश था जिसके अंदर कभी भी सैन्य शासन की कोई समस्या नहीं आई, सैन्य शासन की कोई समस्या नहीं आई। परंतु क्या हुआ, इसके अंदर जो है हमेशा से श्रीलंका की अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि श्रीलंका जो है 1948 में आजाद हुआ। आजादी के बाद श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र वाला देश बना और यहाँ पर सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों और अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद भी वहां पर उस पर एक समस्या हमेशा रही। वो कौन सी समस्या रही, वहां पर सिंगली और तमिल समुदाय जातीय संघर्ष वहां पर रहा। यानी कि यहाँ पर ना किसी भी प्रकार का सैन्य शासन, ठीक है, राजतंत्र, इस तरीके की कोई भी समस्या सामने नहीं आई, बल्कि यहाँ पर एक ही समस्या सामने आई, वो आई जातीय संघर्ष की। अब सिंगली श्रीलंका के मूल निवासी यानी कि जिनका जन्म ही यहाँ पर हुआ। जो बोलते हैं ना कि भाई आप कहाँ के हो, तो हम डायरेक्टली बताते कि जी मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ। तो ये क्या है, हमारा ये मूल निवास होता है जहाँ पर हम रहते हैं। तो तमिल जो भारत से आए थे, अब हुआ क्या कि भाई ये लोग जाकर वहां पे बस गए। अब जब वहां पे बस जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर जाकर बस गए तो दिक्कत क्या होती है, देखो आप सिंपल सी बात है, वहां के जो संसाधन है उन संसाधनों पर क्या होगा, भाई ये जो मूल निवासी है इनका कब्जा होना चाहिए ना। अब ये तमिल समुदाय लोग आ गए तो क्या हुआ, इनका बंटवारा हो गया। पहले सिंगली समुदाय को 100% चीजें मिल रही हैं, फिर उसके बाद में यहाँ से जो है 20% चीजें किसकी चली गई, तमिल समुदाय के लोगों को। फिर इनकी शादी होंगी, इनके बच्चे होंगे, तो ये 20 से जाके 30%, 40%, 50%, और धीरे धीरे क्या होगा कि वहां के मूल निवासियों से ज्यादा जो है इनकी संख्या वहां पर ज्यादा हो जाएगी। तो ये लोग इस चीज को लेकर भी विरोध करते थे कि भाई हमारे इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये इनका विरोध करते थे कि जो तमिल समुदाय के जो लोग हैं ये वापस चले जाएं। अब श्रीलंका में जातीय संघर्ष, तो जो मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष की बात करते हैं। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो श्रीलंका है इसको सिलोन कहा जाता था। पहले इसको सिलोन कहा जाता था, यानी कि इसका ओल्ड नेम। ठीक है, अब ये संघर्ष मुख्य रूप से तमिल और श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग करता था और संसाधनों पर जो अधिकार था उसके लिए था। वहीं दूसरी ओर सिंगली समुदाय जो है वो लगातार इसकी मांग का विरोध करते रहते थे। अब मई 2009 में क्या हुआ कि श्रीलंका की जो सेना थी इनके द्वारा एक वो बनाया गया, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलिलम, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इल्म। ठीक है, तो ये इल्म का मतलब क्या होता है, सरकार, इसका मतलब होता है सरकार। तो इन्होंने क्या करा, अपना एक संगठन बनाया, लिट्टे। अब इसका जो प्रभाकरण था उसके मारे जाने के बाद उसको गोली लग गई और उसके बाद में श्रीलंका में चल रहा आ रहा है जो वर्षों से गृहयुद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई। दक्षिण एशिया के दो बड़े देशों में भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध शुरू से तनावपूर्ण रहे हैं। अब इनके बीच में 1947 में, 48 में, 65 में, 71 में और सन 1999 में, जिसको हम कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कारगिल युद्ध जो हुआ था, तो ये सारे संघर्ष हुए हैं। और दक्षिण एशिया के देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अभी सभी देशों के साथ में सीमाएं लगती हैं। ठीक है, सारे देश इसके इर्द गिर्द ही है। अब इसके कारण भारत ने इन देशों के साथ में कुछ मुद्दों पर मतभेद है और बहुत सारे क्षेत्रों में सहयोग भी है। ठीक है, अब इसकी हम स्थिति की बात करते हैं। श्रीलंका की स्थिति अभी आपने सुना होगा, बीच में बहुत ज्यादा वो हो गई थी, हानिकारक, मतलब बहुत ज्यादा विपत्ति आ चुकी थी। यहाँ पर अंडे, तेल, दूध बहुत महंगा मिल रहा था वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें कि गृहयुद्ध होने की वजह से क्या हुआ, श्रीलंका ने बहुत तेज गति से विकास किया। गृहयुद्ध होने के बावजूद भी वो बहुत तेजी से आगे निकलती रही और श्रीलंका जनसंख्या नियंत्रण के मामले में सबसे सफल रहा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हम दो और हमारे गिन लो, ऐसा नहीं था। इसने क्या करा, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में रखा हमेशा। और दक्षिण एशिया में सभी देशों में से श्रीलंका जो था, इसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। ठीक है, उदारीकरण यानी कि निजीकरण, और आपने देखा होगा जो ग्लोबलाइजेशन होता है ना, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसने सबको जो है अनुमति दे दी। अब श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन भी जो है दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। जो इसका जीडीपी है ना, वो जीडीपी जो है वो बाकी के दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उन सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मालदीव की। मालदीव जो है वो क्या है, 1965 तक मालदीव ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा था।
और उसके बाद 1965 में क्या हुआ कि मालदीव को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली और राजा मोहम्मद फरीद बीबी के अधीन एक सल्तनत बन गया। अब बाद में 1968 में इस राजशाही को खत्म कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई, जो आज तक वहां पर कायम है। उसके बाद में यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक इसमें दे रखे हैं, जैसे भूटान हो गया। अब भूटान के बारे में क्या बताया गया कि भूटान जो था वो क्या है, भूटान ने अपना संविधान 2008 में लागू किया, तभी से भूटान में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था लागू। और भारत और दक्षिण एशिया के देश में संबंध क्या है, अब ये संबंध वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट भी करा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष क्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है भारत और पाकिस्तान में संघर्ष रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आता है कौन सा, जम्मू कश्मीर का। कश्मीर को लेकर आपको पता होगा कि कश्मीर जो है शुरू से ही एक विवादित जो है मसला रहा है। विभाजन के तुरंत बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर जो है हमेशा से लड़ाई हुई है। और विभाजन के समय कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था और उसका आधिकारिक विलय भारत में हुआ, जबकि पाकिस्तान उस पर नाजायज अपना दावा करता है। इस समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 47, 48 और 65 में युद्ध हो चुका है। 48 के युद्ध फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बन गया। अब प्रांत का मतलब क्या होता है, प्रांत का मतलब होता है राज्य, ठीक है बेटा, प्रांत का मतलब होता है राज्य। कश्मीर समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। आज इस क्षेत्र में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, परंतु अब ऐसा नहीं है, कश्मीर की अब ये समस्या बिल्कुल सुलझा दी गई है। कश्मीर जो है अब पाकिस्तान के हिस्से में नहीं है। तो वहां पर जो अनुच्छेद 350 के 56 के शायद जो धारा 356 लगी हुई थी वो वहां से हटा दी गई है, उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो उससे वापस ले लिया गया है। अब बांग्लादेश की समस्या 1971 के अंदर बांग्लादेश की आंतरिक समस्याएं आई थी, जिसको लेकर बांग्लादेश के नेताओं ने भारत से हस्तक्षेप और समर्थन मांगा था, और भारत ने क्या करा, सैन्य सहायता की और बांग्लादेशियों को समर्थन किया। इससे भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ था और उसके बाद में बांग्लादेश नाम का एक नया देश निकल कर सामने आया था। अब इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते हुए हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला यहाँ पर सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ताशकंद गए थे जब पाकिस्तान के साथ में 1965 में जब युद्ध हुआ था, उसी के समझौते को लेकर 1966 के अंदर उन्होंने ये समझौता किया था और उसी के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो शिमला समझौता 1972 के अंदर हुआ था, ठीक है। लाहौर बस यात्रा, जो आपको पता होगा, लाहौर बस यात्रा यानी कि जो एक समझौता एक्सप्रेस चली थी, इस तरीके से जो है क्या कहते हैं, बस भी जाती है जो कि लाहौर हमेशा निकलती है यहाँ से 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद में, ठीक है, कारगिल युद्ध के बाद। आगे अगर हम बात करें इसके अंदर तो आपका नेक्स्ट पूछा गया है इसके ये भारत और बांग्लादेशी के संबंध क्या क्या रहे हैं। तो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध है वो देख लेते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर बात करें कौन से वाले संबंध की, कि पिछले 10 वर्षों से अधिक संबंध मजबूत हुए हैं भारत और बांग्लादेश के। बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है, कि पूर्व की तरफ चलो, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान था ये, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान टूटकर ही बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश बना था। तो अब आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं और व्यापार बढ़ रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसके नकारात्मक पॉइंट्स कौन से हैं, देखो पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव भी होंगे। अब नकारात्मक पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसमें जल के हिस्से को लेकर हमेशा मतभेद रहता है। भारत में अवैध प्रवाह जिसका बांग्लादेश खंडन करता है, अवैध यानी कि बिना किसी की इजाजत के जो है घुसे चले आ रहे हैं। भारत विरोधी कट्टरपंथ आतंकवाद को बांग्लादेश की जमीन से फैलाना, बताया गया है कि भाई भारत जो कट्टर विरोधी है किस चीज का, आतंकवाद का। सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देना, ये भी बोला गया है, विवाद रहता है। म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देना, निर्यात मतलब उसको ले लेना, ठीक है, तो ये सब चीजें ना कर देना। अब भारत के अंदर और इसके अंदर जो बताया गया पूर्व चलो की नीति जो है वो क्या है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पूर्व चलो की नीति की बात करें तो इसमें भारत सरकार की वह नीति है जिसके द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंध और आर्थिक संबंध अच्छा बनाना चाहती है। इस नीति के अंतर्गत बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया से संपर्क साधने की बात की गई है। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए, ये पूर्व चलो की नीति है। अब उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है भारत और नेपाल के संबंध क्या है, भारत और नेपाल के संबंध। तो जो नेपाल, मैंने आपको बताया था कि नेपाल शुरू से ही हिंदू राष्ट्र रहा है और नेपाल के जो राजा थे उसके बाद में वहां पर जो है अब जो 2006 के बाद में जब वहां पर जो है लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र आया, उसके बाद में वहां पर जो प्रधानमंत्री बने वो कौन थे, ओली, ठीक है, खड़ग प्रसाद सिंह ओली। उसके बाद में अब जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, शेर बहादुर जो है अब यहाँ के प्रधानमंत्री हैं।
भारत और नेपाल के बीच में मधुर संबंध है। दोनों देशों के बीच में एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट वीजा के जा सकते हैं, क्योंकि क्या है ये एक ऐसा देश है जो कि अलग है, परंतु नेपाल जो है वो भारत के करीब है और इसके संबंध इतने अच्छे हैं कि यहाँ पर आप बिना पासपोर्ट वीजा के वहां पर आ जा सकते हो। ठीक है। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच में अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए थे। सिंपल सी बात है, भाई भाई के अंदर लड़ाई हो जाती। उसके बाद अगर हम बात करें कि नेपाल की चीन के साथ में दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल भारत और विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है, इससे भी भारत नाखुश है। नाखुश क्यों है? क्योंकि भारत कहता है कि भाई जब कोई विरोधी कदम उठ रहा है तो आप उसके खिलाफ बोलो, आप उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं हो। अब भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत है और शांतिपूर्ण है। विवादों के बावजूद भी दोनों देश के अंदर व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, ग्रिड के मामले पर भी एक साथ है। और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच में संबंध क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद बंधी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत और भूटान। अब भारत और भूटान की बात कर लेते हैं कि भारत और भूटान जो है इनके संबंध क्या है। तो इसमें देखेंगे भारत और भूटान के संबंध में कि इन दोनों के साथ में भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं भारत के। भूटानी सरकार के साथ में भी कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान ने अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र में खदेड़ भगाया। अब गुरिल्ले क्या होते हैं? गुरिल्ला युद्ध होता है छुप छुप कर जो लड़ाई करते हैं ना, जो छुप छुप कर लड़ाई करते हैं उनको गुरिल्ला बोला जाता है। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध करने वाले लोग। भूटान ने इस कदम में भारत को बड़ी मदद मिली थी और भारत भूटान से पनबिजली की बड़ी परियोजना में हाथ बटा रहा है और इस हिमालय देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। तो ये भारत और भूटान का संबंध है। अब इससे आने वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा ही पूछा जाता है इस वाले चैप्टर से, दक्षेश से आप क्या समझते हो, सार्क से आप क्या समझते हो? तो जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हम हिंदी में दक्षेश बोलते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना सन 1985 के अंदर की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय स्थापित है। इसके सदस्य की बात करें तो इसके सदस्य कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे 2007 में शामिल, यानी कि पूरे के पूरे ये इसके सदस्य हैं। दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में सहयोग के लिए सन 1985 में दक्षेश जो था इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना की थी। 2005 में जब इसका 13वां शिखर सम्मेलन हुआ ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी, फिर अफगानिस्तान को साथ में शामिल किया गया। 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ, जो नई दिल्ली के अंदर हुआ था, इसमें अफगानिस्तान पहली बार शामिल हुआ। फिर वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति, वस्तु, पूंजी का आदान प्रदान बिना किसी रोक टोक के। तो जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, ऐसी सारी समस्याओं पर इन पे समझौते हुए और समझौते करने के बाद में इनका जब 18वां शिखर सम्मेलन हुआ, जो जो कि नवंबर 2014, 26 और 27 को हुआ था, वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था, जो कि शांति और समृद्धि को लेकर था। और जब सार्क का 19वां सम्मेलन हुआ 2016 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, परंतु इस सम्मेलन में भारत ने मना कर दिया था, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उरी में आतंकवादी घटना हुई और भारत ने सम्मेलन में जाने का बहिष्कार कर दिया। और जैसे ही भारत ने बहिष्कार किया, बाद में ही बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने भी क्या बोला, इस सम्मेलन के अंदर उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया कि वो भी इसमें नहीं गए। अब बात आती है इसके अंदर कि जो दक्षेश है यानी कि सार्क है, इसके उद्देश्य क्या है? तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि जीवन स्तर में वृद्धि करना है। जो दक्षिण एशिया के देश हैं उसमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास करना है। दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ानी है और आपसी समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना है। अब दक्षेश को ही आगे जाकर साफ्टा का नाम दिया गया है। अब ये साफ्टा जो है वो क्या है? तो ये जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एशिया, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसको लागू किया गया 2006 के अंदर। जनवरी 2004 में जब ये लागू हुआ तो इसमें 12वें शिखर सम्मेलन के अंदर सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए और ये 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। अब इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य की बात करें, पहला उद्देश्य क्या था कि इसमें ना जो व्यापार संबंधी बाधाएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करना है। दूसरा, व्यापार और प्रशुल्क में लगने वाले जितने भी जो टैक्स लगते हैं, इनको खत्म कर देना या फिर इनको कम कर देना। ठीक है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ में, जिसमें कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भी, ये सब इसमें जुड़े हुए हैं। इससे यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी राष्ट्रों के साथ में भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। मतलब भारत जो है बाकी सभी राष्ट्रों के लिए क्या है, बिल्कुल एक जैसे कि गुलाब का फूल है। बाकी सभी देशों के लिए कांटे हैं, परंतु भारत जो है इनके साथ में संबंध अच्छे बनाता है। अब सार्क की उपलब्धियां क्या है? जो ये सार्क था, दक्षेश था, इसकी उपलब्धियां क्या है, इसको हम देख लेते हैं और उसके बाद में आपका लेसन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो भारत व और सॉरी
भारत व पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी भी उपयोगी संगठन है। इन दोनों के लिए अभी भी संगठन बनाए हुए हैं। साप्टा और साप्टा को बनाकर जो है इन्होंने क्या करा, सार्क और साप्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। और एक और बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या था, पर्यावरण, आर्थिक विकास, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में इन्होंने सहयोग की बात की, जिसके लिए इन्होंने बिम्स्टेक को अपनाया। ये इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बंगाल की खाड़ी को बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग और उपक्रम, इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके अंदर शामिल है। तो आई होप आपको जो है पूरा का पूरा लेसन जो है समझ में आया होगा। अब इसका हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं और लेसन को खत्म कर देते हैं कि वर्तमान में भारत जो है बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वरिष्ठ अधिकारी की जो 17वीं बैठक हुई थी वो फरवरी 2017 में काठमांडू में हुई थी, जो कि नेपाल की राजधानी है। और उसके बाद इस बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालना, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क और अन्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको क्लास 12th का लेसन नंबर 5 जो है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए। जैसे ही समय मिलेगा हम आपको उसका आंसर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।